तो आप लोगों का जो क्लास 10th का हिंदी का जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जो आप लोगों का एक दिन पहले आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की हिंदी में, तो आप लोगों की बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो से आप लोगों को क्या 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के जितने सवाल हैं आप लोगों के सारे इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है आप लोगों ने तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो उधर पे जाकर आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। एंड अगर आप लोगों को कोई तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। चलिए इस वीडियो का पार्ट 2 आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। चलिए पार्ट 2, मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को 12 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। 12वें क्वेश्चन से 13वें क्वेश्चन तक करवाना था। 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा भदंत आनंद कौशल्यान की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखनी है। तो निम्नलिखित बिंदु क्या है, 2 रचनाएं और उनकी क्या बोलते हैं, 2 रचनाएं हैं और उन लोगों की भाषा शैली पूछी गई है। तो चलिए मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि राम वृक्ष बेनीपुरी का सबसे फेमस है, इनका तो आता ही होगा आप लोगों को। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं क्या निम्नलिखित हैं। साहित्यिक विशेषताएं ये जरूर लिखिएगा निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित में आप लोग क्या लिखेंगे कि 2 रचना इनकी हो जाएंगी बाल गोविंद भगत, जो आप लोगों के सिलेबस में ही, और लाल तार इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना में से आती है। अब भाषा शैली में आप लोग क्या लिखेंगे, भाषा शैली में आप लोगों को लिखना है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अपनी साहित्यिक भाषा लोक जीवन से जुड़ी खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनकी भाषा सरल, सहज, सुस्पष्ट थी। लोकोक्ति एवं मुहावरों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और बेनीपुरी जी क्या बोलते हैं कि साहित्यिक दुनिया में एक बड़ा नाम थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड फिर लिखेंगे आप भदंत आनंद कौशल्यान की साहित्यिक विशेषता। तो देखिए, भदंत आनंद कौशल्यान एक मॉन्क थे जो कि बुद्ध धर्म में होते हैं। तो उनकी 2 रचनाएं देखिए, भिक्षु के पात्र, यदि बाबा ना होते, ठीक है, उनकी इसी से रिलेटेड रचनाएं हैं। एंड फिर इनकी भाषा शैली हम लोग देखते हैं, इनकी भाषा शैली पर पूर्ण अधिकार था, इन्हें अपनी भाषा पर क्या पूर्ण अधिकार था। विषय, घटना, पात्र के आधार पर इनकी क्या भाषा बदलती रहती थी। जैसे कोई गवार पार्ट था, कोई गवार जो मतलब अनपढ़ है उसकी भाषा अलग होगी, कोई पढ़ा लिखा है उसकी भाषा अलग होगी। इस तरह से उनके पात्रों में क्या भाषाएं अलग अलग हो जाती थी। और इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का प्रयोग उचित रूप से किया है। अब आ जाते हैं 14 से सीधे, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसकी उम्मीद दिलाता है। ओके, साहब ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उनके मन में क्या एक उम्मीद जागी, क्योंकि यह वैसा ही चश्मा था जो बच्चे अक्सर बनाया करते थे। उनके मन में उम्मीद जागी कि भावी पीढ़ी में देश प्रेम की भावना आज भी जिंदा है। फिर अथवा वाले में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल गोविंद भट्ट के आधार पर उनकी गायन की विशेषताएं बतानी है। तो बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर उनकी गायन की विशेषताएं क्या निम्नलिखित हैं। बाल गोविंद कबीर की भक्ति के पद गाया करते थे, भक्ति के पद, ठीक है। और बाल गोविंद भगत का गायन में जादू सा था, उनके गायन से जो पद थे वो जीवित होते थे, ठीक है। अब आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 15वां देख लेते हैं। तो यहाँ पर गलती से 16 डल गया, ठीक है, गलत लिख गया ना, हाँ ठीक है। सुशीर वाद्य यंत्रों से क्या अभिप्राय है, किस प्रकार के सुशीर वाद्य यंत्रों के शहनाई की उपाधि दी गई, किस सुशीर वाद्य यंत्र को शहनाई की उपाधि दी गई है। ओके, चलिए तो आप देख लेते हैं हम। ये है 15 वाला कि फूंक कर बजाए जाने वाले जो यंत्र होते थे उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते थे। जैसे मुरली और जैसे कि बंसी हो गई, मुरली हो गई, और फिर सीटी हो गई, सहनाई हो गई, और ये सुशीर वाद्य यंत्रों में आते थे। इनमें से सहनाई में क्या सबसे मीठी आवाज़ आती थी, मीठी आवाज़ आती थी, ध्वनि आती थी, इसलिए सहनाई को सुशीर वाद्य यंत्रों का सुशीर वाद्य यंत्रों को शाह की उपाधि दी गई। शहनाई में शाह की उपाधि किसे दी गई, शहनाई को। पहले वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं। वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार आविष्कार करे, वही व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है। एवं जो उसकी संतानें होंगी वह सभ्य होंगी। वह व्यक्ति जिसने आविष्कार किया वही संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा, कोई और संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाएगा। जो जिसने वो है खोज की वही संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा। फिर आते हैं 16वें वाले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। जो बात लोगों ने सुनी हो, वो है कहानी और किंवदंती। और क्या है, कम खर्च करने वाला,
तो मित त्यागी जो कम दाता है। और कंजूस मत लिख देना, बहुत कंजूस मत लिख देना, ठीक है। इति श्री होना यानी अंत होना, इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे? महात्मा गांधी की मृत्यु के साथ ही इस युग का क्या अंत हो गया। कठिन परिश्रम होना, क्या टेढ़ी खीर होना। तो मोहन को परीक्षा टेढ़ी खीर हो गई, मतलब कठिन हो गई मोहन के लिए परीक्षा, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था। फिर है 17वां वाला क्वेश्चन आता है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। माता पिता के से प्रेम उनकी बात मानकर और उनकी गोद में खेलकर। एंड फिर आते हैं इसका अथवा युंगथांग की कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किस अलग अलग अवसरों को वो संकेत करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्टिंग से कि युंगथांग के मार्ग में एक और श्वेत पताकाएं लगी थी। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर ये श्वेत पताकाएं लगाई जाती थी। किसी नए कार्य की शुरुआत पर अक्सर रंगीन पताकाएं लगाई जाती थी और इन पताकाओं को हटाया नहीं जाता था, ये प्राकृतिक रूप से हट जाती थी। इस प्रकार किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर श्वेत तथा शुभ कार्य में रंगीन पताकाएं लगाई जाती थी। फिर आ जाते हैं आप लोगों के 18वें वाले पे, वाक्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। नाथ शंभु भंज निहारा होई केहू एक दास तुम्हारा, आएहु कहो किन्नी मोही सुनी ऋषभ बोली मुनि कोही। तो इसका भावार्थ लिखेंगे कि संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश क्या है, हमारी ये पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास है। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? शिव के धनुष टूटने पर राम लक्ष्मण परशुराम राम जो है लक्ष्मण और परशुराम को क्या समझा रहे हैं। तो इसमें भावार्थ लिखेंगे कि परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। और भी आप बड़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, मैंने छोटा सा लिख दिया। ओके, फिर आता है 19वां वाला, अथवा मैंने किया नहीं। 19वें वाले में आप लोगों को ये दिया है कि बार बार सोचने पर क्या सोचते हैं कि जो हालदार साहब दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नेताजी के चश्मे नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश द्विवेदी। और हालदार साहब सोचते हुए दुखी हो गए। हालदार साहब सोच रहे थे कि लोग कितने निर्दयी होते हैं कि जो व्यक्ति अपना घर बार और सब कुछ छोड़कर हमारी रक्षा के लिए हंसते हंसते कि अपनी जान को दे देता है, जान को होम देता है, परंतु फिर भी लोग उसको मजाक बना देते हैं, ठीक है। क्या लोग उसका मजाक बना देते, इस पर हंसते हैं। और जब इन लोगों को मौका मिलता है देश के लिए कुछ करने का, तो ये लोग बिकने का मौका ढूंढते हैं। इसी को सोचकर हालदार साहब क्या दुखी हो जाते। समय का सदुपयोग, ये ऐसे आप लोगों को अपने हिसाब से याद करना होगा। इसको आप लोगों को अपने हिसाब से लिखना होगा। फिर आप लोगों को भी 21 में एप्लीकेशन है। 21 में क्या आप लोगों की फिर से काव्यांश आ जाता है। 21 में काव्यांश आ जाता है। तो इसका आंसर देखिए, काव्यांश हिमालय एक वरदान। वैदिक काल में हिमालय को पवित्र माना गया है, ठीक है। और इसका भावार्थ हम लिखेंगे कि वैदिक काल में हिमालय, अब आप लोगों ने अगर इसका वो नहीं देखा है, क्या बोलते कि वो गद्यांश, तो आप लोग ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा गद्यांश रहा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इसकी PDF में आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड तो कर ही दूंगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आप देखिए, हिमालय एक वरदान। वैदिक काल में हिमालय को पवित्र माना गया है। वैदिक काल में हिमालय को पवित्र माना जाता था क्योंकि यह बहुत पवित्र था, ऋषि मुनियों के स्थान, तपस्या का स्थान था। और इसकी विशालता क्या ईश्वर की देन है। भारत में अधिकतम नदियां हिमालय से आती हैं, जो सदाबहार नदियां जो सदा बहती रहती हैं, वो नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि। हिमालय की गोद में कई पवित्र तीर्थ जैसे गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि पवित्र तीर्थ हिमालय में स्थित हैं, हिमालय की गोद में स्थित हैं। एंड फिर आप लोगों की ये जो आप लोगों की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन किस पर दी गई है? आप लोगों को एप्लीकेशन दी गई है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला अधिकारी को आवेदन पत्र। ये वाली परीक्षा आप लोगों को, ये वाली एप्लीकेशन जो पिछले साल भी आ चुकी है, आप लोगों ने अगर पिछले साल का पेपर देखा होगा, तो सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी जी। और आप लोग यहाँ पर अपने जिले का नाम भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे विषय में हम लिखेंगे ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु पत्र। विनम्र निवेदन है कि कक्षा 10वीं की
परीक्षा जो है मेरी 3 दिन बाद बस बचे हैं उसमें, परंतु हमारी कॉलोनी में लोग जो पड़ोसी हैं वो 10 बजे के बाद भी ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग करते हैं, हमारी पढ़ाई पर प्रभाव डालते हैं। कृपया कर आप लोग इनके घर पर आते और उनको समझाते और ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाते। और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मैं आपका आभारी रहूँगा, और यहाँ पर अपना नाम, घर और छतरपुर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का ये ऐसे रहा, जो ऐसे आप लोगों को लिखना है, ये आप लोगों का 100% पूछा जाएगा पर्यावरण वाला, तो आप लोगों को ये वाला याद कर लेना है। तो ये पूरा वाला आप लोग हेडिंग बस देख लीजिए, रूपरेखा में प्रस्तावना, वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण का घातक प्रभाव, पर्यावरण शुद्धि, उपसंहार। ओके, तो ये आप लोगों का पूरा पेपर खत्म हो जाता है। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।